अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बरह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने अहम पेशरफ्त के बीच जम्मू कश्मीर में मज़ीद 2 असम राइफल्स की यूनिट्स की तैनाती को मंजूरी देती है। ये मंजूरी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जम्मू कश्मीर पर हालिया 2 सिक्योरिटी जायज़ा मीटिंग हो और इसके बाद जम्मू और श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा की सदारत में पुलिस और फौज के आला अफसरान के साथ सिक्योरिटी जायज़ा मीटिंगों के बाद लिया गया है। 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल करीब 2400 एहलकारों को जम्मू कश्मीर के सरहदों पर तैनात किया जाएगा। इससे कबल गुज़श्ता बरस भी अगस्त में 2 बटालियंस को मणिपुर से जम्मू कश्मीर भेजा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो जम्मू कश्मीर में फोर्सेस की तैनाती की हिकमत अमलियों का अज़-सर-नौ जायज़ा ले। इस इक़दाम का मकसद उभरते हुए ख़तरात से निपटने के लिए चौकसी और ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ाना है। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती ऐसे वक्त पेश आई जब इससे कुछ रोज़ कबल ही जम्मू के अखनूर सेक्टर में मुश्तबा मिलिटेंट हमले में कैप्टन समेत 2 फौजी एहलकार मारे गए थे। उधर मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक को आज भी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई है। इस पर आज मीरवाइज़ मौलवी उमर फारूक ने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए सख्त बरहमी का इजहार किया है। मीरवाइज़ मौलवी उमर फारूक ने आज एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि उन्हें बार बार जामा मस्जिद श्रीनगर पर जाने से रोका जाता है जो कि काबिल मुज़म्मत है। वहीं उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद श्रीनगर में वादी के अतराफ़ व अकनाफ से जुमा नमाज अदा करने के लिए क़दम आते हैं, ताहम जामा मस्जिद में उन्हें बार बार न जाने की इजाज़त देकर घर में नज़रबंद करना इंतहाई अफसोसनाक है। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी हिसार कायम किया गया है और बोला जाता है कि उनकी सिक्योरिटी इसीलिए रखी गई है क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। उन्होंने हुक्काम से सवाल पूछते हुए कहा कि जिसे सिक्योरिटी फराहम की जाती है क्या उसे किसी भी जगह जाने की इजाज़त नहीं, और वहीं उन्होंने इसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी करार दिया। ज़म्मत है कि बार बार जुमा के दिन मुझे जामा मस्जिद जाने से रोका जा रहा है। कल शब बारात के बाबरकत मौके पर न सिर्फ मुझे घर में नज़रबंद कर दिया गया बल्कि जामा मस्जिद को भी ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया और लोगों को वहाँ जमा होने से रोक दिया गया। मैंने हमेशा बतौर मीरवाइज़, जिसके फ़राइज़ में दीनी, मिली और सियासी ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं, अपनी इस्तात के मुताबिक उन्हें निभाने की कोशिश की है और हमेशा मसाइल के हल के लिए पुरअमन बातचीत की वकालत की है। कश्मीर के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है और हमने हमेशा बातचीत और इस मसले के पुरअमन हल की बात की है और आइंदा भी इंशाअल्लाह मैं करता रहूँगा। जामा मस्जिद श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत की हामिल जगह है, उसे आए रोज़ बंद करना, उस पर बंदिशें लगाना न सिर्फ़ पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए शदीद तकलीफ़ देह है बल्कि इस तरह के इक़दामात से आवाम के जज्बात को सख्त ठेस पहुँचाई जा रही है, जो ख़ुसूसियत से जुम्मतुल मुबारक के दिन वहाँ दूर दराज इलाक़ों से आते हुए वहाँ जमा होते हैं और वहाँ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए आते हैं। और इस तरह से जामा मस्जिद को बार बार मुकफ़ल करना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मेरे इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी हिसार कायम किया गया है और मुझे बताया जा रहा है कि मेरी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाहिक है। मेरा आना जाना हुकूमत की इजाज़त से मशरूत कर दिया गया है। मैं हुक्मरानों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फ़राहम की है तो फिर मुझे जामा मस्जिद जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? क्या वो लोग जिन्हें ख़तरात लाहिक होते हैं और जिन्हें सिक्योरिटी फ़राहम की जाती है वो कहीं आ जा नहीं सकते? क्या उन्हें भी घरों में नज़रबंद कर दिया जाता है? मैं हुकाम के इस तर्ज़ अमल को समझने से बिल्कुल कासिर हूँ। मैं एक बार फिर हुकाम से अपील करता हूँ कि वो मेरी ज़ाती आज़ादी और हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों का सिलसिला बंद करे और मुझे जुमा के दिन जामा मस्जिद जाने से न रोके। ये मेरे लिए और उन हज़ारों लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ़ देह है
جو وہاں قال اللہ قال رسول اللہ سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میں حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جامع مسجد سری نگر جو جموں کشمیر کے مسلمانوں کا ایک مذہبی اور روحانی مرکز ہے، اسے بند کرنے کے عمل سے باز آئے۔ ادھر دوسری طرف سے آغا سید مجتبیٰ نے بھی میر واعظ مولوی عمر فاروق کو گھر میں نظر بند رکھنے پر شدید مذمت کی ہے۔ آغا مجتبیٰ نے کہا کہ وہ اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات میر واعظ مولوی عمر فاروق کو نظر بند رکھنا عوام کے ساتھ انصاف نہیں تھا۔ ایسے اقدامات کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ایک طرف سے امن امان کی دہائی دی جاتی ہے، ایک طرف سے پیس اور اسٹیبلٹی کی دہائی دی جاتی ہے، دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ میر واعظ کشمیر مولانا عمر فاروق کے صاحب جیسے دینی شخص کو ایسی اہم رات میں، ایسی بافضیل رات میں، جب ان کی رازخانی تبلیغ کی جو ترتیب ہوتی تھی ان کو معطل کیا جاتا ہے، ان کو گھر میں نظر بند کیا جاتا ہے، وہ اسی بات کی عکاس ہے کہ کشمیر میں ابھی امن امان بحال نہیں ہوا ہے، کشمیر میں اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے۔ ہندوستانی ارباب اقتدار کو چاہیے دیرینہ حل کے لیے، دیرینہ اسٹیبلٹی کے لیے، ہمیشہ یہاں پہ پیس اور امان رہے، اس کے لیے یہاں کی قیادت کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کر کے کشمیر کو صحیح معنوں میں امن امان۔ ضلع راجوری کے بڑھال علاقے میں 17 اموات کی وجہ ہنوز معمہ بنی ہوئی ہے۔ تاہم اس بیچ بڑھال کے لوگوں کے لیے راحت کی خبر یہ ہے کہ اس بیماری پر قابو پایا گیا ہے اور 19 جنوری کے بعد اس بیماری سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف سے 22 روز تک راجوری کے نرسنگ کالج اور گورنمنٹ سکولوں میں قرنطینہ میں رہنے والے 60 کنبوں کو گھر واپس بھیج دیا گیا ہے۔ 7 دسمبر اور 19 جنوری کے درمیان بڑھال گاؤں میں پراسرار بیماری سے 3 کنبوں کے 17 افراد ازجاں ہوئے تھے، جن میں کم عمر بچوں کی زیادہ تعداد تھی، جس کے بعد انتظامیہ نے احتیاطی تدابیر کے طور پر گورنمنٹ نرسنگ کالج اور ہائر سیکنڈری اسکول میں قرنطینہ ان لوگوں کو کیا تھا اور 22 روز تک قرنطینہ کے بعد اب انہیں گھر واپس بھیج دیا ہے۔ وہیں 30 افراد جن کا تعلق متاثرہ کنبو سے ہے کو فی الحال راجوری اسپتال میں سینئر ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا جائے گا۔ دوسری طرف سے اس پراسرار بیماری کا کوئی حتمی پتہ چل نہیں پایا ہے اور ابھی تک نیوروٹاکسن کے نمونے ہی ابتدائی رپورٹس میں ان اموات کی وجہ بتائے گئے ہیں اور اس علاقے میں 180 سرکاری افسران ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں تاکہ اس بیماری کا کوئی پتہ لگایا جا سکے۔ دوسری طرف سے پولیس کی SIT ٹیم نے بھی اپنی حتمی رپورٹ پیش نہیں کی ہے۔ جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے NC بھاجپا قربت کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور بھاجپا کے درمیان کبھی بھی کسی بھی قسم کا اتحاد ممکن نہیں ہے۔ شوپیاں کے منی سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطحی میٹنگ کے حادثے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں کشمیر سرکار کو مرکزی سرکار کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، تاہم نیشنل کانفرنس اور بھاجپا کے درمیان کبھی بھی کسی بھی قسم کا اتحاد ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس کو کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت کی ضرورت نہیں اور مستقبل میں پارٹی ہمیشہ اپنے اصولوں پر ہی کاربند رہے گی۔ جو سرکار ہے دہلی کے اندر اور جموں کشمیر میں عمر عبداللہ سرکار ہے، تو یہ سرکاریں دونوں ہیں کیونکہ دیش کو بھی مضبوط کرنا ہے اور جموں کشمیر کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ رہی جہاں بات جو الائنس کی آپ کہہ رہے ہیں، الائنس کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم میجارٹی میں ہیں اور ہماری پارٹی کی اپنی میجارٹی میں ہے، ہمیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو آدمی کوئی اپنی TRP بڑھانے کے لیے خبر چلاتا ہے شوشہ، کیونکہ جموں کشمیر کو شوشوں پہ چلانے کی کوئی کوشش کرتا ہے، ہم جموں کشمیر کو شوشوں پہ نہیں، کام کر کے جموں کشمیر کو چلائیں گے اور ہمارے لیڈر عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں، ان کی چیف منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق اور ہمارے قائد جناب فاروق عبداللہ صاحب کے مطابق اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ جموں کشمیر کے اندر ڈرگس بہت آ گیا ہے اور یہ ڈرگس کے کارن ہماری نسلیں، ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں۔ سر ساتھ کہا کہ یہ بھی میرے ساتھ جائیں گے اور کچھ DC صاحب کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ جہاں جہاں کچھ چیزیں پریورٹی کرنے کی ضرورت ہے وہ لکھ کے دے دیجیے، ہم وہاں آنریبل CM صاحب کے نوٹس میں لائیں گے۔ تو لہٰذا یہ عمر
अब्दुल्ला सरकार है और कोशिश यही है कि जिस मकसद से लोगों ने चुन के हमें भेजा है उन मकसद को कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए उस मालिक से उस रब से हम ये दुआ करें कि हमें हिम्मत दें। तो लिहाजा ये पहली मीटिंग है, इसके बाद दोबारा आएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दफ़ा 370 पर जद्दोजहद जारी रखने के बयान को खुशाइन करार देते हुए PDP लीडर मोहम्मद इकबाल त्रंबू ने कहा कि दफ़ा 370 की लड़ाई हमें उसी के साथ लड़नी है जिन्होंने ये हमसे छीना है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए त्रंबू ने मज़ीद कहा कि PDP का मौक़िफ़ यही है कि जो कुछ 5 अगस्त 2019 को छीना गया इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। खुशाइन बात है कि उमर साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि आर्टिकल 370 पर वो रेस्टोरेशन पर वो कायम है। देखिए, आप भी जानते हैं ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। हमें भी मालूम है कि ये जो मरकजी सरकार है उन्होंने ही हमसे ये छीना है। ये लड़ाई तो उन्हीं के साथ हमने लड़नी है क्योंकि ये उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली हमसे छीना है और इससे जम्मू कश्मीर के लोग नाराज़ हैं। गवर्नमेंट का मकसद यही होता है कि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन करे और लोगों की यही आवाज़ है कि जो हमसे छीना गया वो हमें वापस मिलना चाहिए। इसके लिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसके लिए जद्दोजहद करें, चाहे कितना भी वक्त लगे, लेकिन हर वक्त हमको इस बात पर जोर देना पड़ेगा क्योंकि ये लोगों की आवाज़ है। क्योंकि लोगों ने जो आज एतमाद का वोट दिया है NC को, NC गवर्नमेंट को, वो इसी बात पर दिया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि उमर साहब यही ख्याल अपने दिल में रखेंगे कि ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हमें लड़नी है और लोग इस लड़ाई में लड़ने के लिए उनका साथ देंगे और हम सब इस चीज़ के साथ हैं। और PDP का भी यही मौक़िफ़ है कि जो भी हमसे अगस्त 5, 2019 को छीना गया, चाहे हमें कितना भी टाइम लगे, ये हमको हर एक चीज़ वापस चाहिए। देखिए, पहले तो ये खुशाइन बात है कि उमर साहब ने इस बात वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए त्रंबू ने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि कमेटी की रिपोर्ट इंसाफ पर मबनी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अपोजिशन की राय को इस पर एकतरफा मुस्तरद कर दिया गया है। त्रंबू ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसका फैसला इंसाफ पर सामने आएगा। हमारे मुल्क के लिए एक तो हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत का एक मामला है, उसके अलावा वक्फ के पास एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है। बताया जाता है कि करीबन 9 लाख एकड़ का लैंड बैंक है वक्फ के पास। कहीं ना कहीं इस लैंड बैंक को डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की जाए। अगर आप इसकी मुसलसल देखेंगे कि इसकी कार्रवाई क्या हुई, पहले ही इस कमेटी में गवर्नमेंट के मेंबर्स ज़्यादा थे और अपोजिशन के कम। गोया कि पहले ही ये कमेटी इस तरीके से फ्रेम की गई थी कि इसका रिपोर्ट बेस्ड ऑन जस्टिस नहीं होगा। वो आपको इस तरीके से मालूम चला होगा, जो भी अपोजिशन ने ऑब्जर्वेशंस दी है उन सब को इस कमेटी ने रिजेक्ट किया है और जो भी गवर्नमेंट के मेंबर्स जो थे, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस या अमेंडमेंट्स प्रपोज की है, उन्हीं को उन्होंने फॉरवर्ड किया है। तो जो रिपोर्ट है वो जस्टिस पर मबनी नहीं है और इस चीज के लिए भी आज लड़ना पड़ रहा है कि आपने हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं मानी, मगर कम से कम इन ऑब्जर्वेशंस को ऑन रिकॉर्ड तो लाइए। आप देखिए ये कितना संगीन मामला है। तो मुझे लगता है और कि इस मामले में शायद इंसाफ से काम नहीं होगा। महकमे जंगलात चीफ कंजर्वेटर कश्मीर इरफान रसूल वानी ने आज जनूबी ज़िला शुपियाँ का दौरा करके प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके हमरा महकमे के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान वानी ने कई जंगलाती इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्हें मकामी लोगों से मुलाकात करके जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। यहाँ पे जो ऑनरेबल डिप्टी CM ने चेयर की, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए। तो आफ्टरनून में हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है प्लांटेशन ड्राइव का, एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारा कैंपेन है चल रहा है और जिस कैंपेन में हम कश्मीर वैली में 28 लाख पौधे लगा रहे हैं। टिम्बर की चोरी होती है जंगल से, तो उसमें हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, फायर होता है, या कुछ लोगों के खिलाफ हमने PSC भी लगाया है। तो आज के डेट में हमने इसमें बहुत कामयाबी पाई है। शोपियां डिवीजन में हमें ऐसे केसेस नहीं आ रहे हैं यहाँ पे और इसमें हमारा पूरा एनफोर्समेंट सख्ती से है, लागू है इसमें शोपियां में। तो बाकी जो है हम इसको कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस कंजर्वेशन प्रोग्राम में, क्योंकि जो है ये फॉरेस्ट है एक अनलॉक्ड ओपन प्रॉपर्टी है। हमारे अमला जो है उनके लिए हर टाइम पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे वो जंगल में मौजूद रहेंगे। तो उसके लिए जो है कम्युनिटी को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम हर गाँव में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं, हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और जितनी अवेयरनेस हो, जितना लोग खुद आगे जंगल के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उससे ज़्यादा हमारा जंगल भी बचे रहेगा।
FF-04 आपकी स्वागत में हाजिर। श्रीनगर के HMT ज़ैनकोट इलाके में आज मुकामी शहरियों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज करते हुए बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ साथ बिजली फीस पर नज़रसानी करने की मांग की। मुकामी लोगों ने PDD के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि बिजली फीस अदा करने के बावजूद भी उन्हें बिजली फराहम नहीं की जा रही है। इस दौरान एहतजाज में शरीक अपनी पार्टी लीडर ज़फ़र हबीब ने कहा कि हुकूमत से मुकामी शहरियों की मांगें पूरी करें और गरीब अफराद की बिजली फीस मुआफ़ की जानी चाहिए। गुरबत ज़रियत पावर गरीब गुरबत कत फीस बच्चे पर्नवा खेन चेन अनवा तोमुल अनवा चाय अनवा नून अनवा तील अनवा दह मुजूर दह तो सह बनानी वह क्या करो तुम वनिव अह जुल्म करान वारिया जुल्म काफी जुल्म करान गुस बिजली बिल माफ गसन बे गुस पावर हुत पे दिन मीटर वीटर गस कहीं मीटर वीटर गस कहीं अहन अद बिजली बिल अगर 1,000 रुपये जलो पावर 5,000 बिजली बिल कत गरीब। यहाँ पे बदकिस्मती की बात यह है कि ज़ैनकोट ने 1970 में अपनी ज़मीन इंडस्ट्री को दी और यहाँ पर एक HMT के नाम से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का क़याम हुआ। उस टाइम पे हमसे वादा किया गया कि हम ज़ैनकोट को 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे और 24 घंटे बिजली फराहम करने के साथ साथ जो यहाँ पे गरीब लोग हैं उनको फीस नहीं लिया जाएगा। अलमिया ये है कि आज 40-50 साल गुजरने के बाद हमारे गरीब लोगों को 2 लाख 2.5 लाख 80,000 90,000 के करीब बिलें आ रही हैं और वो लोग बिल्कुल गरीबी की जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी मुश्किल से कमा रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, मैं हुकाम से आपकी वसादत से ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि आप हमारी कम्युनिटी को डिवाइड क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे एक मकान हमारा है, ये एक बिजनेसमैन है, इसने अपनी बिल भर दी। दूसरा मकान जो दूसरा हमारा यहाँ बाशिंदा है, ये गरीब है, इसका पावर आपने वहाँ से काटा बेबना से। इसके घर में लाइट जल रही है, इसके घर में अंधेरा है। आप मुझे बता दो हमारी कम्युनिटी में तो इससे फसाद बर्पा होगा। आप इसमें एक बार ही एक हल निकालिए ना, अगर ये बिलो BPL ज़ुमरे में आता है तो इसको। नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।